हेलो एवरीवन। तो आज हम ये वीडियो लेकर के आए हैं जो कि आपका वन शॉट वीडियो होने वाला है और इस वीडियो में कवर करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी टाइमलाइन। बेसिकली ये जी पैट, बी फार्म, डी फार्म, एम फार्म और कॉम्पिटिटिव एग्जाम जितने भी फार्मेसी से रिलेटेड होते हैं उनके लिए ये जो वीडियो है वन शॉट वीडियो है, ये बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। और आज जो वीडियो होने वाला है इसकी खास बात ये है कि ये मैं आपको पूरा एक टाइमलाइन चार्ट देने वाली हूँ। उस चार्ट की हेल्प से मैं आपको पूरा एक्सप्लेनेशन करूँगी और ये चार्ट को बेसिकली बनाने का मकसद मेरा ये था कि आप थ्योरी कितना भी याद कर लोगे, आप लोग ज़्यादा नहीं याद कर पाओगे ना थ्योरी। तो इसलिए आप अगर उन चीज़ों को टाइमलाइन में, जो हमारा एक ग्राफिकल फेज़ होता है जिसको कि हम ये टाइमलाइन बोल रहे हैं, यदि आप इस तरीके से याद करते हो तो आपको बहुत ही ईज़िली और बहुत ही कम टाइम में याद भी होगा, प्लस आपको एट द एंड मतलब कि द डे बिफोर एग्ज़ाम आपको रिवाइज़ करने में भी ये बहुत हेल्प करेगा। तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। और ये वीडियो होने वाला है हमारा, जिसका टॉपिक आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन इन इंडिया। बेसिकली हम यहाँ पे जो है इंडिया को कंसिडर करके चलेंगे कि कैसे इंडिया में हमारा फार्मेसी प्रोफेशन जो है वो इवॉल्व हुआ। तो ये जो पूरा आपका टॉपिक होने वाला है इसको मैं 3 फेज में आपको समझाने वाली हूँ। कैसे समझाऊंगी, देखिए। सबसे पहला आपको मैं बताऊंगी कि एंशिएंट टाइम में हमारी क्या कंडीशंस थी मेडिसिन की, फार्मेसी की। देन मैं आपको समझाने वाली हूँ कि बिफोर इंडिपेंडेंस क्या क्राइटेरियाज थे, क्या कंडीशंस थी। एंड देन मैं आपको समझाऊंगी कि आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या क्या हुआ। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट्स को मैंने नोट किया है एंड पॉइंट वाइज मैंने इसमें एक्सप्लेन किया है, तो आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एंशिएंट टाइम। अब एंशिएंट टाइम से आप सभी जान रहे होगे, मतलब कि हमारा पूर्वज, जो हमारे पूर्वज थे वो कैसे मेडिसिन को डायग्नोज या मेडिसिन से कैसे हमें क्योर किया करते थे। तो सबसे पहला जो हमारा मेडिसिन में आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये जो फार्मेसी वर्ड है ये बेसिकली डिराइव हुआ है हमारा PHAR माकी, मतलब फार्मा की, मीनिंग जिसका है प्रोवाइडर ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। ठीक है। देन अगर आप इसमें एक वर्ड है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसपे कि आपका MCQ बन सकता है, वो है मेसोपोटेमियंस। अब ये मेसोपोटेमियंस होता क्या है? मेसोपोटेमियंस भी बेसिकली आप कह सकते हैं कि एक, मतलब कि ऐसे मनुष्य थे जो कि इजिप्शियंस ही थे ये, ठीक है, लेकिन इनको अलग से नाम दिया गया है। इन्होंने बेसिकली क्या किया था, ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था प्लांट्स, एनिमल्स, मिनरल्स से। देखिए अब पहले के समय में हमारे पास कोई भी इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो जो हमारे जो पूर्वज थे वो बेसिकली सबसे पहले क्या करते थे, प्लांट्स हो गए, प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स लाइक रूट स्टेम्स हो गए, ठीक है, इनसे अलग अलग डिजीज को क्योर किया करते थे। ठीक। फिर धीरे धीरे उन्हें आइडिया होता गया, तो क्या किया इन्होंने कि इन्होंने एक बुक लिखने की सोची, जिसमें कि उन्होंने एंशियंट जो हमारे मेडिकेशंस थे कि किस तरीके से आप प्लांट्स को और प्लांट्स के पार्ट को यूज करके किस तरीके से आप ट्रीट कर सकते हो, ठीक है, कोई भी डिजीज को, तो उसको उन्होंने एक बुक में लिखने का सोचा और इवन लिखा भी, जिसको कि उन्होंने नाम दिया मैट्रिया मेडिका। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, मैट्रिका मैनिया। ये जो आपको दिख रहा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इसको याद रखिए। देखिए जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होगा मैं आपको पॉइंट आउट करती चलूंगी, ठीक है। तो ये आपकी कहानी थी इजिप्शियन मेडिसिन की, मैंने बहुत ही प्रिसाइज वे में दिया है ये चीजें। नाउ अब हम नीचे आते हैं और देखते हैं, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट होने वाला है वो आयुर्वेदिक मेडिसिन है। तो अब आयुर्वेदिक में आयुर का जो मीनिंग होता है वो होता है लाइफ एंड वेदा मीन्स नॉलेज ऑफ साइंस, ठीक है। तो आयुर्वेद जो है ये बेसिकली आपको कहाँ से डिराइव होता है, तो ये उपवेद ऑफ अथर्ववेद। हम सभी जानते हैं हमारे पास 4 वेद होते हैं, जिसमें से जो अथर्ववेद है इसका जो उपवेद है उसमें हमारी आयुर्वेदिक मेडिकेशंस को बताया गया है। अब देखिए जो इसमें इम्पोर्टेंट है, आपको 2 चीज जानना है कि आयुर्वेदिक मेडिसिन में आपका एक होता है चरक संहिता और एक होता है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहे, ठीक है। थैंक यू। श्रुता संहिता, ठीक है। जो चरक संहिता है ये आपको बताता है दैट डील्स विद द फार्मेसी एंड मेडिसिन, एंड सुश्रुता संहिता जो है ये आपका डील्स विद द सर्जरी। ये आपको याद रखने वाली चीजें हैं।
अब हम बता दें कि जो हमारी आयुर्वेदिक मेडिसिन होती है ये 3 पिलर्स पे वर्क करती है, जिसको कि हम त्रिदोषा भी बोलते हैं, जो कि वात, कफ और पित्त पे है। पंच महाभूताज हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसपे कि हमारा पूरा आयुर्वेदिक का क्या है, प्रिंसिपल डेराइव है, दैट इज ईथर, एयर, फायर, वाटर एंड अर्थ। अब इसमें हमारे सप्त धातु के बारे में भी बताया जाता है आयुर्वेदिक मेडिकेशन में। तो वो सप्त धातु कौन कौन से हैं? रस, रक्त, मेधा, ममसा, मज्जा, शुक्रा एंड अस्थि। ठीक है, तो ये कुछ आपके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको आयुर्वेदिक मेडिकेशंस में याद रखने हैं। फर्दर हम आगे बढ़ते हैं तो हमें आयुर्वेदिक मेडिसिन के बाद हमारा चाइनीज मेडिसिन का इवोल्यूशन हुआ। ये जो चाइनीज मेडिसिन है इसका जो प्रिंसिपल है वो 5 एलिमेंट पे वर्क करता है, ठीक है। वो 5 एलिमेंट कौन कौन से हैं? फायर, मेटल, वाटर, वुड एंड अर्थ। अब इसके 2 प्रिंसिपल्स भी होते हैं या 2 थ्योरी आप बोल लीजिए, जिसपे कि हमारा पूरा चाइनीज जो मेडिकेशन है वो क्या होता है, आधारित है उसी पे, और उसी के थ्रू हमारे क्या करते हैं चाइनीज जो होते हैं वो ट्रीटमेंट करते हैं। वो है यीन एंड यांग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है जो कि आपकी चाइनीज मेडिसिन में पूछी जा सकती है इन MCQ, ठीक है। यीन का मीन्स होता है डार्क एंड यांग का मीन्स होता है लाइट। अब यहाँ पे हमने लिखा है चाइनीज लिटरेचर इंक्लूड्स बुक्स ऑन मेडिकेशंस एंड प्रिस्क्रिप्शन, हर्बल मेडिसिन एंड ड्रग थेरेपी। तो ये चाइनीज मेडिसिन भी बहुत ही ज्यादा इवॉल्व हुआ था, ठीक है, एंशियंट टाइम में। और अगर अब इसके बाद देखते हैं चाइनीज के बाद हमारे यूनानी, तो यूनानी हम जान रहे हैं कि इट्स ये जो होता है कि हमारा मुगल्स जब आए थे, तो मुगल्स हमारे जब भारत में आए हैं तो वो उन्होंने यूनानी मेडिकेशंस का क्या किया है, इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। तो बेसिकली देखिए तो कितने साल पहले, 2500 ईयर अगो ग्रेसियो अरेबिक मेडिसिन सिस्टम को रिप्रेजेंट किया गया। तो ऑब्वियस सी बात है यूनानी मेडिकेशन है तो किसने किया होगा? मुगल्स ने किया होगा, ठीक है, जिसमें कि इन्होंने कॉम्बिनेशन ऑफ एनिमल्स, मिनरल्स एंड हर्बल कंपोनेंट्स को रखा। अब हम आते हैं नेक्स्ट होम्योपैथी की तरफ बढ़ते हैं। होम्योपैथी को देख लीजिए फाउंड किसने किया था, ये है हमारे सैमुअल हैनेमन ने, ठीक है। अब ये जो होम्योपैथी किस चीज पे आधारित है, इसका प्रिंसिपल क्या है, तो सिमिलिया सिविबुलस कुरेंटा, दैट मीन्स लाइक बी ट्रीटेड बाय लाइक। देखिए होम्योपैथी मेडिसिन जो होती है ये बेसिकली हम जानते हैं कि जो हमारा अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट होता है ना, उसमें हम क्या करते हैं, हमारे मतलब कि जो प्लांट्स का जो API का एक्सट्रैक्ट होता है उसको हम अल्कोहलिक प्रिपरेशन में प्रिजर्व करके रखते हैं, और फिर हम उसको क्या करते हैं, मेडिकेशन एज अ यूज करते हैं। तो होम्योपैथिक का जो आपका प्रिंसिपल है ये इस चीज पर डिपेंड करता है कि अगर आपको सर्दी हुई है तो आपको सर्दी होने की ही मेडिसिन दी जाएगी, ताकि आप उसी के थ्रू उसको, ये कुछ वैसा ही है ना जिसको कहते हैं ना लोहा लोहे को ही काटता है, तो कुछ वैसी ही यहाँ पे स्टोरी होती है, या मतलब कह सकते हैं कि प्रिंसिपल होता है। और भी इसके प्रिंसिपल्स हैं जैसे कि लॉ ऑफ सिमिलिया, लॉ ऑफ सिंप्लेक्स एंड लॉ ऑफ मिनिमम, ये आप याद रख सकते हो, MCQ यहाँ से बन सकते हैं, ठीक है। अब होम्योपैथी के बाद हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलोपैथी मेडिसिन, जिसके बारे में कि हम अपने B.Pharm, M.Pharm, D.Pharm के सिलेबस में पढ़ रहे होते हैं, टोटली एलोपैथिक मेडिसिन होता है वो, ठीक है। तो ये हमारा वेस्टर्न मेडिकल सिस्टम है। एलोस का मीन्स होता है अपोजिट एंड पैथोस मीन्स टू सफर, ठीक है। ये जो वर्ड है एलोपैथी, इसको किसने कॉइन किया था, मतलब किसने दिया था, तो जर्मन फिजिशियन थे सैमुअल हैनमैन, ठीक, इन द ईयर 1800। हिप्पोक्रेट्स, जिनको कि हम फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन बोलते हैं। और ये जो एलोपैथी सिस्टम है सभी को पता है कि ब्रिटिश जो थे वो आए थे जब हमारे भारत में, तो उन्होंने एलोपैथी मेडिसिन का क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था हमारे भारत में। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है द प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न मेडिसिन वाज इंट्रोड्यूस टू इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, ठीक है। और ये जो मेडिकेशन है ये सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक ड्रग से डील की जाती है। क्लियर हुआ इतनी चीजें? अभी देखिए जो एलोपैथी मेडिसिन है इसको मैंने एक एरो करके दिखाया है, और ये एरो का सीधा सीधा मतलब है कि बिफोर इंडिपेंडेंस। अब मतलब ये हुआ कि अब जो हम पढ़ेंगे बिफोर इंडिपेंडेंस वाला फेज और आफ्टर इंडिपेंडेंस वाला फेज, ये जो हम पढ़ने वाले हैं ये एलोपैथी मेडिसिन के लिए हम पढ़ेंगे, ठीक है, इसलिए मैंने इसको एरो से दिखा दिया है। तो बिफोर इंडिपेंडेंस अब हम जानते हैं
कि क्या-क्या हुआ था। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि देखिए इंडिपेंडेंस मतलब हमारी इंडिया जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं थी, तो उस टाइम पे जो है ब्रिटिशर्स का ही राज था, तो कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रॉपर फार्मेसी प्रोफेशंस के लिए नहीं थे, ठीक है? जो ब्रिटिशर्स का मन होता था वो हुआ करता था, ठीक? तो देखिए, यहाँ पे हम दिखा देते हैं। यहाँ पे क्योंकि कोई भी रूल एंड रेगुलेशंस नहीं थे बट फिर भी मेडिकेशंस की ज़रूरत तो हमेशा से रही है और आगे भी रहेगी। तो जो ड्रग है वो यूरोप से इम्पोर्ट किया जाता था, ठीक? अब यहाँ पे जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हमारा हुआ, तो उसके बाद क्या हो गया कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो मैनी चीप ड्रग्स वर इम्पोर्टेड टू इंडिया, बहुत सी चीप ड्रग्स, सस्ती ड्रग्स, लेकिन वो ड्रग्स क्या थी, बहुत ही ज़्यादा मिस ब्रांडेड थी, स्प्यूरियस ड्रग्स थी, मतलब मिलावटी ड्रग थी, अच्छी क्वालिटी की नहीं थी। ऐसी ड्रग्स हमारे इंडिया में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्ट होने लगी, ठीक है? क्यों? क्योंकि सस्ती, भाई आफ्टर वर्ल्ड वॉर इकोनॉमी जो है वो बहुत ही ज़्यादा गिर चुकी थी, तो लोगों को सस्ते ड्रग्स मिल रहे थे। अब लोगों को इतना आइडिया तो था नहीं कि इसकी क्वालिटी अच्छी है या नहीं, बट क्वालिटी उसकी बहुत ही पुअर थी, जिसकी वजह से क्या हुआ, बहुत ही ज़्यादा कैजुअलिटी के रेट बढ़ गए इंडिया में। तो इसके लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी, ठीक है, जीओआई वाज बोर्न टू इम्प्लीमेंट लेजिस्लेशंस। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी, इसको मजबूरन कुछ लेजिस्लेशंस, लेजिस्लेशन इज द सेट ऑफ रूल्स, ठीक है, एंड लॉज, तो कुछ ऐसे लेजिस्लेशंस को इम्प्लीमेंट करना पड़ा। तो कौन कौन से वो लेजिस्लेशन थे ये हम अभी आपको आगे समझाएंगे ब्रीफली, ठीक है? लेकिन अब यहाँ पे हम कुछ डेट, इंपॉर्टेंट डेट और उन डेट में क्या हुआ उनके बारे में हम पहले याद कर लेते हैं, ठीक है? तो देखिए 1811 1811 में मिस्टर बगाटे ओpened फर्स्ट केमिस्ट शॉप इन कैलकाटा, ठीक? देन 1821 में मिस्टर स्मिथ थे, ठीक है, जिन्होंने एपोथेकेरी शॉप को ओपन किया। उसके बाद 1901 में आचार्य पीसी रॉय ने बंगाल केमिकल्स को एस्टेब्लिश किया या ओपन किया, और उसके बाद 1907 में प्रोफेसर टी के गुज्जर ने ओपन किया एलेम्बिक केमिकल वर्क। तो देखिए ये कुछ हमारे, ये जो दो लोग हैं ये तो हमारे ब्रिटिशर्स हैं, बाकी ये जो दो लोग हैं वो हमारे इंडियंस हैं। तो इन लोगों ने इनिशिएटिव लिया कि हमारे इंडिया में ही क्यों ना हम इंडिया में ही केमिस्ट की शॉप और मेडिकल्स की शॉप को खोलें या फिर इंडस्ट्री को सेटअप करें। तो उसके लिए इन लोगों ने कुछ इनिशिएटिव लिया, बट इतना इनिशिएटिव, इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा कि उनकी जो रिक्वायरमेंट थी वो मीट नहीं हो पा रही थी, ठीक है, सफिशिएंट नहीं था। तो इसके लिए अब हमारी गवर्नमेंट क्या करती है कि 11 अगस्त 1930 में गवर्नमेंट जो होती है ये एक ड्रग इंक्वायरी कमिटी अपॉइंट करती है अंडर लेट कर्नल आर एन चोपड़ा के संरक्षण में। देखिए क्या है, अब गवर्नमेंट ड्रग इंक्वायरी कमेटी को रखती है किसके संरक्षण में, कर्नल आर एन चोपड़ा के संरक्षण में। क्या इसका मोटिव था, इसका मोटिव ये था बेसिकली कि इन्होंने इस कमेटी को बनाया कि आप पूरे जो भारत में क्या कमी है फार्मेसी में, फार्मेसी के प्रोफेशंस में, या फिर क्या क्या ऐसी जरूरी चीजें हैं जिनको कि हमें लाना चाहिए ताकि हमारी जो फार्मेसी की कंडीशन है इंडिया में वो क्या हो सके, इन्हांस हो सके, अच्छी हो सके। तो उस चीज के लिए ये कमेटी बनाई गई। फिर इस कमेटी ने क्या किया, अपना इन्वेस्टिगेशंस किया, ठीक है, और इसने कुछ रिकमेंडेशंस दिए। रिकमेंडेशंस कैसे कैसे, कि हमें क्या क्या करना चाहिए जिससे जिससे कि हमारे फार्मेसी की जो स्थिति है वो हमारे भारत में अच्छी होगी, ठीक है? तो ये एक अलग ही टॉपिक हो जाता है। ब्रीफ में अगर आपको जानना होगा तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं एक्सप्लेन करूंगी नेक्स्ट वीडियो में, वरना यहाँ पे वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। फिर डेंजरस ड्रग एक्ट है जो भी, ये भी हमारा 11 अगस्त 1930 में ही आया है, इंपॉर्टेंट डेट है, आप याद कर सकते हो। तो अभी यहाँ पे मैंने एक लिस्ट लगाई हुई है, ये लिस्ट बेसिकली इसलिए है कि किस ईयर में, ठीक है, देखिए मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ, किस ईयर में कौन सी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज इस्टेब्लिश हुई हैं, उनकी कैटेगरी क्या है, और उनमें कौन कौन सी डिग्री जो है वो ऑफर की गई थी। तो यहाँ पे हम आपको बता दें कि जब ये आपका जो ड्रग इंक्वायरी कमेटी वगैरह बैठी है, ठीक है, रिकमेंडेशंस आए हैं,
उसके बाद का क्या सीन था कि प्रोफेसर महादेव लाल, जिनको कि हमारे फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी बोला जाता है ना, तो ये जो है इन्होंने सबसे पहला बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में फार्मेसी एजुकेशन को स्टार्ट किया था। ठीक है, अब इसके बाद हम बता दें आपको, देखिए यहाँ पे जो मैंने बनाया है ये डेट के अकॉर्डिंग बनाया है। ठीक, अब यहाँ पे हमारी एक बोर कमेटी को बनाया गया जो कि किसके संरक्षण में काम किया, जिसने सर जोसेफ बोर के, ये एक अलग टॉपिक हो जाएगा बोर कमेटी, जिसको कि आप ज्यूरिस्प्रूडेंस में पढ़ते हैं। ठीक है, अगर जिन लोगों ने वहां से पढ़ा होगा तो उन्हें आइडिया होगा। 1935 में इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन एस्टेब्लिश किया गया एंड 1939 में इंडियन जर्नल ऑफ फार्मेसी को एस्टेब्लिश किया गया। नाउ 1940 में हमारा फार्मास्यूटिकल कांग्रेस एसोसिएशन आता है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट आता है। फिर 1941 में हमारा ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड एंड सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी का एस्टेब्लिशमेंट किया गया है। 1945 की अगर बात करें तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स आया था। देखिए एक्ट और रूल्स में कंफ्यूज मत होइएगा, एक्ट अलग होते हैं, रूल्स अलग होते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे फार्मेसी बिल भी हमारा आया था। फिर 1946 में हमारा इंडियन फार्माकोपियल लिस्ट, लिस्ट है फार्माकोपिया नहीं है। ठीक है, इंडियन फार्माकोपियल लिस्ट आई थी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जिससे कि एमसीक्यू हमारे बन करके आते हैं। तो ये पूरी कहानी थी कि क्या क्या बिफोर इंडिपेंडेंस हुआ। ठीक, नाउ बात करते हैं कि आफ्टर इंडिपेंडेंस, अब जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गया था, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गई थी, तब हमारे क्या क्या चीजें आई हैं जिनसे कि हमारी जो फार्मेसी प्रोफेशन है वो इनहेंस हुई है। तो देखिए, सबसे पहला है 1948। 1948 में हमारे जो गवर्नमेंट है इसने फार्मेसी एक्ट को लाया। फार्मेसी एक्ट में बेसिकली बताया गया कि किस तरीके से क्या क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम रहेगा, क्या क्या ट्रेनिंग्स रहेंगी, और या फिर आपको किस तरीके से जो फार्मेसी का रेगुलेशन होना है वो होगा। ठीक है, कैसे जो रजिस्ट्रेशन है फार्मासिस्ट का वो कैसे होगा, तो ये सभी कुछ हमारा फार्मेसी एक्ट के अंडर में डिफाइन किया गया है। बहुत ही ब्रीफ टॉपिक जाएगा अगर समझाने लगूंगी। और इंडियन फार्माकोपियल कमेटी भी हमारी 1948 में ही फॉर्म हुई है। ठीक, देन 1949 में फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया पीसीआई, सभी जानते हैं पीसीआई क्या है, पीसीआई का क्या रोल है। जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशंस के, फार्मेसी इंस्टीट्यूशंस के अप्रूवल्स हैं, है ना, एजुकेशन सिस्टम है, एग्जामिनेशंस है, रजिस्ट्रेशन है, ये सब पीसीआई के अंडर में कंट्रोल होता है। 1954 ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट, ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट में क्या है कि जो फॉल्स क्लेमिंग, जैसे कि बहुत से ऐसे मतलब कि एडवर्टीजमेंट्स आते हैं ना, जिसमें कि तंत्र मंत्र और बहुत ही तरीके से एडवर्टीजमेंट होते हैं कि आप इसको करिए तो ये डिजीज आपकी एकदम से क्योर हो जाएगी, और वैसी डिजीज जैसे कि कैंसर हो गया, डायबिटीज हो गई ना, शेड्यूल जे की, जो अभी अगर जिन्होंने ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ा होगा उन्हें पता होगा कि शेड्यूल जे की जितनी भी ड्रग्स होती हैं उनका, जिनका की क्योर नहीं होता है। ठीक है, लेकिन उसको भी अगर कोई ऐसा पर्सन है या फिर कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है कि क्लेम करता है कि हाँ हम इसका रेमेडी लेकर के आए हैं, तो उनके ऊपर पेनल्टी एंड इम्प्रिजमेंट लगता है। ठीक, 1955 में देखिए क्या क्या हुआ है, मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट आया है। इसमें बेसिकली जो अल्कोहल का मिसयूज होता है इंडस्ट्रीज के थ्रू, उस पर रोक लगाने के लिए और एक्साइज ड्यूटी को पे करने के लिए ये एक्ट लाया गया था। टैक्स, एक्साइज ड्यूटी मीन्स टैक्स। फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया हमारा 1955 में आया है एंड एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट भी 1955 में आया है। नाउ 1959 में मुडलेयर कमेटी, जो कि डॉक्टर ए एल मुडलेयर के संरक्षण में बनाई गई। ये जो छोटी छोटी कमिटीज के बारे में आप पढ़ रहे हैं, ये कमिटी का सबका अपना अलग अलग रोल है, सबके अपने अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स हैं जिन पर वो काम किए हैं। ठीक है, और उन्होंने अच्छे अच्छे रिकमेंडेशंस दिए हैं गवर्नमेंट को। 1960 प्रिवेंशन टू एनिमल क्रुएल्टी एक्ट, जो भी एनिमल्स को हम यूज करते हैं इन द एक्सपेरिमेंट में, उन पे कोई भी क्रुएलिटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, या फिर अगर कोई क्रुएलिटी करता है तो उनके ऊपर क्या फाइन चार्जेस होंगे और उनको कितने दिन की जेल होगी, ये सब चीजें इस एक्ट में डिफाइन की गई है। ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, इसमें बेसिकली क्या है कि जो मैन्युफैक्चरर्स थे उसमें उन्होंने क्या किया कि जो अभी हमारे ड्रग थे उस पे कोई भी वो
अमाउंट क्या करते थे, चार्ज करते थे कि ठीक है, कितना भी पैसा वो चार्ज कर लेते थे। तो उसको कंट्रोल करने के लिए, ताकि जो हमारी आम जनता है उनको भी मेडिसिन प्रोवाइड हो सके, बेसिकली जो एसेंशियल मेडिसिन होती हैं वो एक सही दाम पे सभी को मिल सके, इसके लिए गवर्नमेंट ने इस ऑर्डर को निकाला, ठीक है, जिसमें कि इन्होंने एक प्राइस को निर्धारित किया कि इसी प्राइस में ये मेडिसिन जो है वो बिकेंगी। इसमें मैन्युफैक्चरर्स उस प्राइस से ज़्यादा नहीं बेच सकते हैं, और यदि बेचेंगे तो उनके ऊपर अगेन फाइन एंड इम्प्रिजमेंट का होगा। 1974 हाथी कमेटी, जो कि जय सुखलाल हाथी के अंडर में फॉर्म की गई, इसके भी अपने अलग ऑब्जेक्टिव्स हैं और रिकमेंडेशंस हैं। 1985 नारकोटिक एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट, जितने भी हमारी नारकोटिक और साइकोट्रॉपिक ड्रग्स हैं उनमें क्या क्या क्राइटेरिया होने चाहिए उनको इंपोर्ट करने का, क्या क्राइटेरिया होगा उन्हें एक्सपोर्ट करने का, ठीक है। कोई भी एक नॉर्मल पर्सन नारकोटिक एंड साइकोट्रॉपिक ड्रग्स को इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकता, ना ही उसको होलसेल, रिटेल और उसकी मैन्युफैक्चरिंग कर सकता है। इसके लिए एक एसेंशियल लाइसेंस होता है, इंपोर्ट का अलग, एक्सपोर्ट का अलग, तो वो आपको इशू कराना पड़ेगा, देन आप इन चीज़ों को प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको इस एक्ट में डिफाइन की गई है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट सभी लोग जान रहे हैं कि जो कस्टमर्स के जो भी दिक्कत आती है या फिर जो भी उन्हें प्रॉब्लम होती है उनके लिए एक ये एक्ट बनाया गया है। एंड 2002 में फार्मास्यूटिकल पॉलिसी आती है, ठीक है, पॉलिसी आई है। और 2012 में नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग पॉलिसी, जिसके अंडर में NLEM, बेसिकली NLEM है क्या, नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन। तो जो गवर्नमेंट है इन्होंने एक एसेंशियल मेडिसिन क्या होती हैं, वो मेडिसिन जो कि बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, ठीक है, कॉमन मेडिसिन हो गई जो कि ज़रूरत होती है, लाइक पैरासीटामोल की आप बात कर लो, ठीक है, फीवर में। और आपके जितनी भी एक तरीके से आप कह सकते हो जो आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मेडिसिन प्रोवाइड की जाती है ना, वो एसेंशियल मेडिसिन होती हैं, ठीक है, जिसको कि हर एक व्यक्ति को वो ज़रूरत पड़ सकती है कभी भी। तो ऐसी मेडिसिन पे एक प्राइस को कंट्रोल करना है, ऐसी मेडिसिन का जो प्राइस होता है वो लो रखना, ताकि हर एक व्यक्ति को वो मिल सके, और उतनी ही ज़्यादा इसकी अफोर्डेबिलिटी पे और अवेलेबिलिटी पे भी ध्यान देना, ठीक है, कि ताकि वो अवेलेबल भी रहे पर्याप्त मात्रा में, इसकी कमी ना हो और इसका प्राइस भी बढ़े ना। तो ये इसकी पूरी एक लिस्ट बनाई गई है जिसपे कि गवर्नमेंट क्या करती है, अपना एक सीलिंग प्राइस, आप पढ़े होंगे जूरिस्प्रूडेंस में, वो सीलिंग प्राइस क्या करती है, गवर्नमेंट इम्पोज करती है। वो सीलिंग प्राइस से ज़्यादा मैन्युफैक्चरर जो होता है या फिर जो रिटेलर्स होते हैं, होलसेलर्स होते हैं, उससे ज़्यादा पैसा चार्ज नहीं कर सकते हैं, और अगर करते हैं तो अगेन क्या होगा, उन पे फाइन और इम्प्रिजमेंट इम्पोज होगा, ठीक है। तो ये पूरा था आपका कि क्या हमारा सिनेरियो है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेट है। बेसिकली इसको मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के रिगार्डिंग बनाया है डेट वाइज, ठीक है। और अगर आपको इसी तरह की वीडियोस और चाहिए तो आप जो भी टफ टॉपिक आपको लगता है वो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। मैं इसी तरीके से टाइमलाइन चार्ट लेकर के आऊँगी, और ये चार्ट का PDF भी अगर आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट में बताइए, आपको इस चार्ट का PDF भी मिल जाएगा, ठीक है। और आप सपोर्ट करिए, और आपको जिस भी टॉपिक में दिक्कत होती है, ठीक है, या आप जानते हैं कि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा टफ है और इसका हमें एक टाइमलाइन ग्राफ चाहिए, तो आप प्लीज़ उसको, उस टॉपिक को कमेंट में डालिए, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगी।